हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। ये 365 का सेशन है, पीटी 365 जो ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। इसमें हमने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है और इकोनॉमिक्स में हमने कहाँ तक कर लिया है, आरबीआई से रिलेटेड करके हम लोग स्टार्ट किए थे। जैसे बैंकिंग और मौद्रिक नीति हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ पॉलिसीज़ थी, कुछ इनिशिएटिव्स थी, वो देखे थे। जैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति के संबंध में देखे थे। फिर हस्तांतरणीय अधिशेष राशि, यानी जो आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा पेमेंट आता है वो केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र कर देता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स देखे थे। फिर रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 को देखे थे। उसके बाद आरबीआई से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ थी, कुछ इनिशिएटिव्स थे, उसके बारे में समझे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज से हमारा टारगेट है एनबीएफसी के लिए स्व विनियामक संगठन। फिर उसके बाद एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आगे फिर धीरे धीरे जो भी टॉपिक आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आज यहाँ तक कंप्लीट कर ले पहला टॉपिक। इसमें टाइम ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जब बात करते हैं तो थोड़ा उसमें डिटेल्ड जाना पड़ता है। डिटेल्ड जाने के लिए फिर समझाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो यदि आप देख रहे हैं तो आप 1.5, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, तो 1.25 या 1.5 स्पीड पे करके देखें, क्योंकि एग्जाम का टाइमिंग है। आप इतना स्लो ना देखें, थोड़ा स्पीड में खींचे इसे। बट हाँ, ध्यान रखें, यदि समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, टाइम भी लगे तो भी एक बार में ही क्लियर करें। हमेशा माइंड में ये रखें कि कोई भी चीज़ पढ़े तो भले ही उसमें थोड़ी टाइम लगे, लेट लगे, पर एक बार में इतनी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि रिवीजन टाइम में मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना ना पड़े, बस रिवाइज करना पड़े कि हाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, हाँ ऐसे ऐसे होता है, बस हो गई वो। तो अगर समझ में आ गया हुआ है तो आप 1.5 या 1.25 करके देखें, नहीं तो आराम से स्लो में देखें, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगने दीजिए, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। स्व विनियामक संगठन से आज स्टार्ट करना है हमें। स्व विनियामक संगठन, हाँ ये रहा आज का हमारा टॉपिक। एनबीएफसी के लिए स्व विनियामक संगठन यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब समझते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और एनबीएफसी के लिए क्यों लाया गया है। सबसे पहले अगर स्व विनियामक संगठन की बात करें तो हम समझते हैं कि मान लीजिए कि एक क्लास में हम सभी जानते हैं कि जब अगर टीचर अनुपस्थित रहते हैं या अगर कहीं बाहर वो कुछ काम से चले गए तो एक मॉनिटर बना देते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप क्लास को देखो। तो वो क्या करता है, एक क्लास के बीच में से ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया क्लास की, ताकि अगर टीचर अनुपस्थित रहे तो वो मॉनिटर जो है उसमें देखभाल कर सके कि कोई भी बच्चा शोरगुल ना करे या फिर कुछ उद्दंडता ना करे। तो इसी तरीके से ये एनबीएफसी के लिए एक स्व विनियामक संगठन है कि एक मान लेते बहुत सारे एनबीएफसी है, उसमें से ही एक को सबने मिलकर के स्व विनियामक संगठन बना दिया, जिससे वो देखभाल करे, वो एनबीएफसी का रेगुलेट करे। तो अब समझते हैं क्या है ये। आरबीआई ने एनबीएफसी की निगरानी के लिए, ठीक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब एनबीएफसी क्या होती है ये आपने बेसिक अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे आरबीआई एक्ट की बात करें, आरबीआई एक्ट 1934, उसमें एक होती है कि जो सेक्शन 2 में अगर सूचीबद्ध है तो उसे सूचीबद्ध बैंक कहते हैं, और जो उसमें सूचीबद्ध नहीं है वो गैर सूचीबद्ध होता है, उस सब में वो एनबीएफसी आते हैं। तो ये ध्यान रखें, एनबीएफसी होता क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो गैर सूचीबद्ध होते हैं। तो एनबीएफसी की निगरानी के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को स्व विनियामक संगठन का दर्जा प्रदान किया है। किसने प्रदान किया, तो आरबीआई ने प्रदान किया है। संस्था का नाम क्या है, तो वित्त उद्योग विकास परिषद, ठीक। एफआईडीसी यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रतिनिधि संस्था है। एनबीएफसी है क्या, भले एफआईडीसी क्या है, तो प्रतिनिधि संस्था है किसका, तो एनबीएफसी का, ठीक। अब अगर हम स्व विनियामक संगठन के बारे में कुछ जाने कि ये होता है क्या, हमारा करंट कितना है, तो करंट बस इतना ही है कि आरबीआई ने एफआईडीसी को स्व विनियामक संगठन का दर्जा दिया है। स्व विनियामक संगठन है क्या वो देखेंगे। एफआईडीसी का काम क्या है, तो वो एनबीएफसी को रेगुलेट करेगा, क्योंकि सबका प्रतिनिधि निकाय है। अब समझते हैं स्व विनियामक संगठन यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर इसका कानूनी आधार की बात करें तो इसका विधिक आधार विनियमित संस्थाओं यानी रेगुलेटरी एंटिटीज जो होती है उसके विनियमित संस्थाओं के लिए स्व विनियामक संगठन को मान्यता देने हेतु आरबीआई का व्यापक फ्रेमवर्क 2024 है। यानी एक कोई कानून है, फ्रेमवर्क है, आधार है जिसके बेस पे स्व विनियामक संगठन को मान्यता दिया जाता है, वो कौन है, आरबीआई का व्यापक फ्रेमवर्क 2024। इसी के बेस पे एफआईडीसी को भी ये मान्यता दिया गया है स्व विनियामक संगठन का। एसआरओ की पात्रता, यदि अगर स्व विनियामक संगठन होना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एसआरओ का गठन जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 है, ये ध्यान रखें, कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन जो है 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया जाएगा।
उस संस्था के पास पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए तथा इसकी शेयर होल्डिंग अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए। एक उसकी जितनी नेटवर्थ अगर डिमांड करेगा कि उसका नेटवर्थ कितना है ईयर का, एनुअल, तो वो होनी चाहिए, और शेयर होल्डिंग अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए। साथ ही इसे अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए। कोई भी संस्था एसआरओ की चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक नहीं रखेगी। तो अब कह रहा है कि मान लेते हैं ये एक संस्था थी और उसकी शेयर होल्डिंग जो है अलग अलग संस्थाओं, केवल एक ही संस्था के पास नहीं होना चाहिए, अलग अलग संस्था के पास उसकी शेयर होल्डिंग होना चाहिए। और कह रहा है कि अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए। तो मान लेते हैं एक में इसमें 10 संस्था है, उसका एक प्रतिनिधि संस्था होना चाहिए मेन। अब उसमें भी कह रहा है कि ये जितने भी मान लेते हैं जितने भी संस्था है, ये सारी संस्था जो है 10% से ज़्यादा का हिस्सा नहीं रखेगा। इस जो मेन जो स्व विनियामक संगठन है उसमें 10% से ज़्यादा का हिस्सा नहीं रखेगा। यानी कोई भी संस्था एसआरओ की चुकता शेयर पूंजी का, एसआरओ की जितनी भी, मान लेते हैं ये स्व विनियामक संगठन का 100% है, तो अगर 5 है तो 10-10 रखेगा सब, यानी 10% या उससे अधिक नहीं रखेगी। 10% तो 100 का 10% कितना हो गया, 10, तो 10 रखेगा वो। ठीक। एसआरओ की जिम्मेदारी यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी की बात करें तो सदस्यों के प्रति इसमें आचार संहिता तैयार करना, शिकायत निवारण, विवाद समाधान, मध्यस्थता फ्रेमवर्क स्थापित करना आदि शामिल है। यानी ऑब्वियसली बात है, यदि रेगुलेट करेगा तो उसके लिए कोई आचार संहिता नियम बनाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, शिकायत का निवारण करेगा, विवाद समाधान करेगा या मध्यस्थता फ्रेमवर्क स्थापित करेगा। विनियामक के प्रति क्या है, यानी आरबीआई के प्रति, इसमें विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना। तो सबका विनियामक कौन है, तो आरबीआई होगा, तो उसका अनुपालन जो वो कहेगा उसको अनुपालन सुनिश्चित करेगा कि भाई फॉलो करो जो कह रहा है। संबंधित क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और अग्रिम चेतावनी संबंधित रुझानों का पता लगाना आदि शामिल है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी है तो उसका काम क्या होगा, तो उसका काम होगा कि भाई विनियामक के लिए कुछ वो लॉ तैयार करेगा, कुछ आचार संहिता बनाएगा। ठीक। गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करें तो निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 सदस्य स्वतंत्र होंगे। तो ये क्या कह रहा है, अध्यक्ष सहित बात कर रहा है, अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 सदस्य स्वतंत्र होंगे। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा। इसमें ध्यान सबसे ज़्यादा रखने योग्य है कि किसको जो है स्व विनियामक संगठन का दर्जा दिया गया हाल ही में, तो आरबीआई द्वारा वित्त उद्योग विकास परिषद को। और इसका वित्त उद्योग विकास परिषद एक स्व विनियामक संगठन है, तो स्व विनियामक संगठन के लिए कुछ क्या प्रोविजंस होते हैं, एसईओ के पात्रता एसआरओ की, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और कानूनी आधार इसका क्या है, तो आरबीआई का व्यापक फ्रेमवर्क 2024, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब बात करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती है। उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य ऋण प्रदान करना और शेयरों, बॉन्डों तथा प्रतिभूतियों में निवेश करना। इनमें कृषि, औद्योगिक गतिविधि, व्यापार यानी प्रतिभूतियों को छोड़कर सेवाओं की बिक्री और अचल संपत्ति के निर्माण जैसी गतिविधियाँ शामिल नहीं है। ध्यान रखें, तो इसके उद्देश्य और इसके कार्यों में क्या शामिल नहीं है, तो कृषि यानी एग्रीकल्चर में, औद्योगिक गतिविधि करना ये उसको नहीं कर सकता है, व्यापार यानी प्रतिभूतियों को छोड़कर नहीं, प्रतिभूति का व्यापार कर सकता है लेकिन जनरली नहीं कर सकता, सेवाओं की बिक्री नहीं कर सकता, अचल संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकता। काम क्या है उसका, तो ऋण प्रदान करना, शेयर, बॉन्डों तथा प्रतिभूतियों में निवेश करना है। बैंकों से कैसे अंदर है, तो ये मांग जमा स्वीकार नहीं करता है, यानी डिमांड डिपॉजिट जो है ये नहीं लेता है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का भी हिस्सा नहीं है। ये स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकता। अगर मांग जमा नहीं स्वीकार करता, ऋण नहीं दे सकता, तो चेक कैसे जारी करेगा। ये कह रहा है स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकता। पर ये सबके लिए नहीं है। कुछ कुछ अब एनबीएफसी ऐसे भी हो गए हैं जो ये सब प्रोविज़न कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं भी कर सकते। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि इस बार 2025-24 में क्वेश्चन इसी तरीके के आए थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी वन स्टेट वन रूरल रीजनल बैंक, यानी क्षेत्रीय रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में करंट अफेयर्स क्या है, इसे देखने से पहले हम एक बार देखते हैं कि ये जो है रूरल रीजनल बैंक क्या है। तो रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना 1975 में हुई आरआरबी एक्ट 1976 के तहत। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 1975 में स्थापना हुआ और आरआरबी एक्ट 1976 के तहत हो गया। तो बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया था 1976 के अधिनियम के तहत। ठीक है। आरआरबी बनाने का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और आसान बैंकिंग पहुंचाना। इसका नाम ही देखो क्या है, रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर रहा है, जो ग्रामीण लेवल पर वर्क करेगा। ये विशेष रूप से क्या है, तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और आसान बैंकिंग पहुँच, ठीक, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। ये विशेष रूप से छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, कारीगर, मतलब गांव के लेवल पे कार्य करेगा। आरआरबी क्या काम करता है, तो डिपॉजिट यानी जमा स्वीकार करता है, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट होती है। लोन्स जैसे एग्रीकल्चर लोन्स देता है, एमएसएमई या एसएचजी को लोन्स देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है,
केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन या हाउसिंग लिमिटेड इसमें देगा लोन। तो आरआरबी वर्सेस यदि कमर्शियल वो बैंक की बात करें तो एरिया जो है इसका क्या है, रूरल या सेमी अर्बन। कमर्शियल बैंक ऑल एरिया में होता है, ऑल इंडिया में होता है। टारगेट क्या है इसका, रूरल पुअर, जनरल पब्लिक होता है कमर्शियल बैंक का। आरआरबी का अगर स्केल की बात करें तो लिमिटेड होती है, ऑब्वियसली बात है, ये एक क्षेत्रीय है तो लिमिटेड ही होगा। प्राइवेटी सेक्टर वेरी हाई होते हैं। प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र में आप उधार देते हो जो उस 100% में से 75% देना अनिवार्य होता है। ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है आरआरबी के संदर्भ में, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन, ये आर्टिकल पे क्या कह रहा है आर्टिकल। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक। हाल ही में केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग, केंद्र सरकार के कौन, तो वित्तीय सेवा विभाग यानी फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत के आधार पर जो है 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है, ठीक, ध्यान रखें। अब इसका क्या है कि एक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय कर दिया और एक राज्य में एक क्षेत्रीय बैंक। तो पहले होते थे कि मान लेते एक राज्य है तो यहाँ एक क्षेत्रीय बैंक, यहाँ ऐसे 2-3 हो गए, 4-5 हो गए, तो इसके फिर इसके ब्रांच हो गए, फिर इसके ब्रांच हो गए। तो अब हो गया कि एक राज्य रहेगा, उसमें एक ही यहाँ पे वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रहेगा, उसके ब्रांच हर गांव में हर वो अलग अलग रहेगा, हर क्षेत्र में अलग अलग रहेगा। बस मेन सेंटर जो है अब एक ही रहेगा, उसको ज़्यादा की नीड नहीं है। तो केंद्र सरकार ने रीजनल रूरल बैंक्स का विलय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, ये ध्यान रखें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है। इसका विलय किसने किया है, तो केंद्र सरकार ने किया है। ये आरबीआई का जैसे ये होता है ना, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 तो उसके तहत नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने इसका विलय किया है, ये ध्यान रखें। अन्य अगर संबंधित तथ्य की बात करें तो यह विलय का चौथा चरण है। इस विलय के बाद जो है 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, यानी अब कितने हो गए, 28 हो गए, जो पहले कितने थे, 43 हो गए। तो ये संख्या एक बार मोटा मोटी ध्यान रखें कि अब जो है 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 रीजनल रूरल बैंक है। विलय का पहला चरण जो है वित्त वर्ष 2006 से 2010 में हुआ था। तो ये भी टर्म ध्यान रखें कि पहला चरण कब हुआ था, 2006 से 2010 में हुआ था। डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें एक राज्य के भीतर एक ही प्रयोजक बैंक के तहत आरआरबी के विलय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रयोजक बैंक का मतलब होता है स्पॉन्सर बैंक, कि एक बैंक है, स्पॉन्सर बैंक है मेन जो सबको स्पॉन्सर कर रहा है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में समझे तो उत्पत्ति जो है नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई। गांधी जयंती 2 अक्टूबर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है। तो ये 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई, क्योंकि इसका काम क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तो ग्रामीण तो, और महात्मा गांधी जी वैसे भी कुटीर उद्योग को, ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देते थे, तो इसीलिए आरआरबी का स्वामित्व संयुक्त रूप से देखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये SBVI आप इसको मान लो 5 स्टार, कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है, तो 50% होती है आरआरबी में, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक यानी स्पॉन्सर बैंक की जो है 35% होती है। जैसे मान लेते ये एक आरआरबी है, तो इसको संचालित कौन करेगा, तो उसमें संचालित करने के लिए एक बैंक भी तो होना चाहिए, तो उसी को प्रायोजक या वाणिज्यिक बैंक यानी स्पॉन्सर बैंक बोला जाता है। तो हिस्सेदारी में सबसे पहला केंद्र सरकार की है 50%, दूसरा है स्पॉन्सर बैंक की जो 35% और तीसरे नंबर पर राज्य सरकार है जो 15% है, ठीक। विनियमन और पर्यवेक्षण की बात करें तो आरआरबी का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, यानी अगर आरबीआई को यदि किसी से शक्ति लेनी है, कोई अधिनियम से शक्ति लेनी है, तो वो कौन सा एक्ट है, एक्ट 1934 है, वो 1934। लेकिन यदि उसे रेगुलेशन करना है, कुछ विलय करना है, कुछ काम करना है, तो वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत कार्य करता है। दोनों में यही अंतर है। पर यहाँ ध्यान रखें, विलय का काम किसने किया है, केंद्र सरकार ने, ये अंतर ध्यान रखें। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड इसका पर्यवेक्षण करता है। तो विनियमन कौन करता है, तो आरबीआई करता है। पर्यवेक्षण कौन करता है, तो नाबार्ड करता है। तो इसीलिए ये 2 संस्था मिलकर के इसका करते हैं। कर उद्देश्यों से बात करें तो ये आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इन्हें सहकारी संस्थाओं के रूप में दर्जा प्राप्त है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखें कि आयकर अधिनियम IT एक्ट 1961 के अंतर्गत जो है इसे सहकारी संस्थाओं के रूप में दर्जा प्राप्त है। स्थिति अभी क्या है, तो अभी ये डेटा दे रहा है कि कितने ब्रांच है, 22,000 अभी ब्रांच है 700 जिलों में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरआरबी के लिए मुख्य आवश्यकताएं क्या है, तो समायोजित निवल बैंक ऋण या
क्रेडिट एक्विवेलेंट और बैलेंस शीट एक्सपोजर यानी CEOBE जो भी अधिक हो उसका 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण यानी PSL के रूप में वितरित करना पड़ता है। सरल शब्दों में RRB को अपने कुल ऋण का 75% हिस्सा PSL को देना पड़ता है। यानी मान लेते हैं उसके पास जितना भी ऋण देने की क्षमता है 100%, उसका 75% जो है PSL को देगा और 25% उसको जो अपने हिसाब से वो काम करेगा वो। ये तो हम समझ गए कि समायोजित निवल बैंक ऋण, क्योंकि उसने कितना ऋण दिया है और कुछ खास इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है या कितना एक्सपोजर किया है उसके बारे में बताता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है टोटल। और क्रेडिट एक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ये फ्यूचर का जो होता है ना, ये फ्यूचर कमिटमेंट या प्रॉमिस टाइप का है कि जो बैंक देता है RBI को देगा कि भाई अभी एक्चुअल लोन नहीं बने हैं लेकिन फ्यूचर में वो क्या करेगा, कुछ ऐसी गारंटी दे देगा, कुछ प्रॉमिस कर देगा जिससे क्या करता है कि काम चल जाता है। तो वही कह रहा है कि उसका 75%, तो सीधा समझे कि उसके पास जितनी कैपेसिटी है, जितने उसके पास पेमेंट है, ऋण है, उसका 75% जो है PSL में के रूप में वितरित करेगा, बाकी जो 25% है वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। RBI के नियमानुसार इन्हें 9% का जोखिम भारित अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात बनाए रखना अनिवार्य है। यानी अब ये क्या होता है, रिस्क वेटेज रेशियो क्या होता है कि मान लेते हैं आपके पास क्या है कि वो RRB के पास 100 रुपये है, जिसमें से उसको पता है कि हो सकता है कभी नुकसान हो जाए नहीं हो जाए, उसकी रिस्क वेटेज रेशियो क्या है, तो उसमें से कह रहा है 100 रुपये में से आप 9 रुपये बचा करके रखो, बाकी आपका जो 91 है वो आप लोन में दो, 9 रुपये अपने पास रखो, कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो 9 रुपये वो कम से कम यूज कर सके, लाभ के लिए वो जो जमा करते हैं उनको आप दे सके। तो करार को समझते वही है, करार का एक बार इसको देख लेते हैं फिर इसे समझ में आ जाएगी। करार क्या है, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये राइम पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अगर इंडिया में करार नॉर्म्स तय करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ग्लोबली की बात करें तो बेसल नॉर्म्स हो जाते हैं, वो जो स्विट्जरलैंड वाला वो बेसल नॉर्म्स हो जाता है, तो बेसल नॉर्म्स आपने पढ़ा ही होगा। तो ये करार क्या बताता है कि बैंक के पास रिस्क उठाने के मुकाबले कितना कैपिटल सेफ्टी के लिए मौजूद है। मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपये है, तो मैंने कहा कि 9% तो उसके पास है कि भाई अगर वो कहीं रिस्क हो भी जाता है तो 9% तो उसके सेफ्टी में तो है ना, मतलब बैंक कितना स्ट्रांग है, क्राइसिस झेल पाएगा या नहीं, यही करार होता है। तो एक बात ध्यान रखें कि CAR NCRAR, कार एंड करार दोनों सेम ही होता है। इसका मतलब होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कि भाई पूंजी का एक पर्याप्त अनुपात अपने पास होना चाहिए ताकि रिस्क में वो काम आए, सेफ्टी के लिए मौजूद होना चाहिए वो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक के पास अपने रिस्क के मुकाबले कितनी पूंजी है, ठीक। तो बैंक कितना स्ट्रांग है, क्राइसिस झेल पाएगा नहीं है या नहीं, ये सब देखा जाता है। सॉरी, रिस्क वेट एसेट यानी RW क्या होता है, तो अगर उसकी बात करें तो बैंक की एसेट को उनके रिस्क के हिसाब से वेट दिया जाता है कि बैंक की जो एसेट है उसका कितना रिस्क है, क्या वो वापस आ पाएगा या नहीं, उसका कितना रिस्क है उसके हिसाब से वेट दिया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो वेरी लो रिस्क होता है इस पर, सही बात है, क्योंकि ये सरकार का बॉन्ड है, अगर नहीं तो सरकार चुकता करेगा। होम लोन मीडियम रिस्क होता है, कॉर्पोरेट लोन जो कंपनी द्वारा दिया जाता है उस पर हाई रिस्क होता है, बैड लोन तो ये वेरी हाई रिस्क हो गया। तो यार नहीं, मान लेते हैं आपने किसी को लोन दिया है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे लोन दिया है तो वो उस पर कम रिस्क होगा। यदि होम लोन दिया है और तो ये मीडियम रिस्क वाला हो जाएगा। अगर कॉर्पोरेट लोन दिया है तो ये हाई रिस्क है, और यदि मान लेते हैं बैड लोन हो गया या NPA हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो वेरी हाई हो जाता है। तो रिस्क जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा हो जाएगा उसका। तो RBI ने कितना % तय किया है, तो इंडिया में मिनिमम यदि करार कितना है तो RBI रिक्वायरमेंट कितना है, 9% होना चाहिए। किसी बैंक को अपने पूंजी का 9% रखना चाहिए। बेसल मिनिमम कितना कहता है, तो बेसल माना कहता है कि 8% होना चाहिए करार के रूप में। इंडियन बैंक्स को एक्स्ट्रा सेफ्टी वो कॉशन रखना पड़ता है, इसीलिए 9% वो सेफ्टी में रखता है। करार जरूरी क्यों है, तो बैंक फेलियर रोकने के लिए, डिपॉजिटर्स के पैसे की सेफ्टी के लिए, सही बात है कि भाई जमा किए कुछ हो गया तो आपको रिटर्न करेंगे, कुछ तो रिटर्न करेंगे, बैंक फेलियर होगा तो फिर उसमें सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए यानी स्थिरता बनाए रखने के लिए, ग्लोबल कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए। करार लो हो तो क्या होगा, बैंक ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा। RBI रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि भाई आपके पास तो सेफ्टी के लिए पैसा ही नहीं है तो फिर आप ज़्यादा लोन ही नहीं दे पाओगे, बैंक रिस्की माना जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये है कार्य या करार, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक। तो यही कह रहा है कि RBI के नियमानुसार इन्हें 9% का जोखिम भारित अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात बनाए रखना अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल क्या था, तो केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग, केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया था, इसीलिए करंट में था। तो हमने RRB देख लिया, उससे जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त बैंक जिसको बोलते हैं, सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है, तो RBI ने एक दशक में पहली बार, यानी एक दशक में पहली बार
किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। यह लाइसेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये ध्यान रखें, एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस प्रदान किया गया है कि मान लेते कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक था, अब उसको एक यूनिवर्सल बैंक बना दिया, वो हर चीज़ कर सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक एक कुछ लिमिट पहले था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ही क्षेत्र में, कहीं लिमिट क्षेत्र में काम कर सकता है। तो ये तो अंतर पता ही है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक में क्या अंतर होता है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मान लेते स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में वो कार्य कर सकता है, पर यूनिवर्सल बैंक क्या है, यह एक ऐसा लाइसेंस है जो किसी बैंक को व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए कुछ पात्रता है, कुछ योग्यता क्या क्या है। तो स्थिति जो है, बैंक को न्यूनतम 5 वर्षों से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ध्यान रखें, वो याद करें आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 2, उसमें सूची होगा तो वही अनुसूचित हो जाएगा कि सूचीबद्ध होना चाहिए। स्टॉक लिस्टिंग यानी बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, जैसे बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। नेटवर्थ क्या है, तो बैंक की न्यूनतम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, उसकी जो पूरा टोटल नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ की होनी चाहिए। ये सब उसकी क्या है, तो पात्रता है, यानी एलिजिबिलिटी है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से जो है यूनिवर्सल बैंक में कैसे कन्वर्ट होगा वो। करार जो है अभी हमने देखा ऊपर, कार्य करार, तो एसएफबी के लिए निर्धारित पूंजी जोखिम भारित अस्थिर अनुपात की पूर्ति करना अनिवार्य है। पूंजी जोखिम भारित अस्थिर अनुपात यानी कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो, या फिर कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो करार क्या है, तो एसएफबी के लिए जो है निर्धारित, जितना निर्धारित होगा, मान लेते हैं 9% हो, 10% हो, कितना भी हो, तो वो उसका बनाए रखना अनिवार्य है। तो इसका भी हो सकता है 9% हो। वित्तीय स्थिति क्या है, तो लाभ प्रदाता, यानी पिछले 2 वित्त वर्षों में बैंक को निवल लाभ हुआ हो, पिछले 2 वित्त वर्षों में बैंक को नेट लाभ हुआ हो, शुद्ध लाभ हुआ होना चाहिए। परिसंपत्ति गुणवत्ता की बात करें तो पिछले 2 वित्त वर्षों में, यानी पिछले 2 सालों में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रमशः 3% व 1% से कम या बराबर होना चाहिए। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि एक सिंपल भाषा में समझे तो आपने किसी को, बैंक ने किसी को लोन दिया और वो डिफ़ॉल्ट कर गया, चुकाया ही नहीं, वो उधार ही रह गया, तो वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, बैड लोन में चला जाता है वो। तो वो कह रहा है कि जितना टोटल है, टोटल कितना होना चाहिए, 3% या उससे कम होना चाहिए। फिर निवल कह रहा है कि आपने कितने लोन दिए, उसमें से कितने वसूली हुए, टोटल घटा छटा करके आपको 1% होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपको। प्रवर्तक यानी प्रमोटर संबंधी शर्तों की बात करें तो परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान न तो कोई नया प्रवर्तक प्रमोटर जोड़ा जाएगा और न ही मौजूदा प्रवर्तकों में कोई बदलाव किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप उस समय पर वो प्रमोट हो रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि जब परिवर्तन हो रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में, तो उस समय ना तो कोई नया आपका प्रमोटर जुड़ेगा और ना ही कोई जो उस प्रमोटर है जो आपको प्रमोट करता है वो ख़त्म भी होगा। प्राथमिकता की बात करें तो विविध ऋण पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी बहुत सारे चीज़ों में वो इन्वेस्ट किया हुआ होना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग संस्थानों में ऋण दिए हुए होना चाहिए, किसी एक का इस पे हस्तक्षेप या अधिकार ना हो इस तरीके से। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें एसएफबी, तो इसकी उत्पत्ति जो है केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी। इसकी घोषणा, पंजीकरण जो है ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। लाइसेंस जो है इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, वंचित और बैंकिंग सुविधाओं से अछूते वर्ग के लिए बचत के साधन उपलब्ध कराना। तो इसमें कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है जो समझा पाए, तो ये नॉर्मली ऐसा है कि आप एक बार पढ़ो तो वो समझ में आ जाए कि इसके पर्पस क्या है, लाइसेंस कैसे दिया जाता है, पंजीकरण क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये तो एक नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। उच्च तकनीकी, कम लागत, परिचालन मॉडल के माध्यम से लघु व्यावसायिक इकाइयों, छोटे किसानों आदि को ऋण की आपूर्ति करना। यदि इसकी पूंजीगत आवश्यकता की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए कि लघु बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी जो है 100 करोड़ रुपए होगी। तो ये न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी है क्या, तो किसी बैंक या किसी भी कंपनी के पास जो है, मान लेते हैं कि कम से कम असली शेयर पूंजी जिसमें वोटिंग अधिकार हो, जो किसी बैंक या कंपनी के पास होना अनिवार्य है। कि मान लेते हैं कि आपने कहीं शेयर या बॉन्ड निवेश किया, फिर उसके बदले में आपको पूंजी प्राप्त हुई, तो मान लेते हैं कहीं शेयर निवेश किया, शेयर खरीदा, निवेश किया, तो आपको उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो वो कह रहा है कि ये कम से कम
इन सभी तरीके की पूंजी जो है 100 करोड़ की होनी चाहिए। ये ओरिजिनल पूंजी हो गई क्योंकि आपको उस पर रियल हक है उसका। वर्तमान मानदंडों के अनुसार जो है न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी या नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ की आवश्यकता कितनी है, 200 करोड़ रुपए है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए जो एसएफबी में परिवर्तन होना चाहते हैं उनके लिए नेटवर्थ की प्रारंभिक आवश्यकता 100 करोड़ रुपए की होगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करना अनिवार्य होगा। तो प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए, ठीक, जो एसएफबी में, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि प्रारंभिक आवश्यकता 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए, उसकी पूंजी होनी चाहिए, जो बाद में बढ़ा करके 200 रुपये करना अनिवार्य होगा उसे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें कि उसकी न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी यानी उसकी ओरिजिनल जो पूंजी है, पेड अप कैपिटल, जो चुकता पूंजी जो बोलते हैं, 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए और 200 करोड़ रुपए उसकी नेटवर्थ की आवश्यकता है। और वैसे जो प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक है जो एसएफबी में वो ट्रांसफ़र या कन्वर्ट होना चाहते हैं उनको कम से कम जो है अभी 100 रुपये रखना होगा, फिर बाद में बढ़ा करके 200 करोड़ करना होगा। 100 रुपये की बात कर रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि लघु वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग मानदंड क्या है वो देखेंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एसएबी सुर्खियों में क्यों है अभी चर्चा में। तो पीएसएल से जुड़े नए नियम आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत जारी किए गए हैं। अब पीएसएल से रिलेटेड कुछ नए नियम आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं, वो नए नियम क्या है, वो एसएफबी से कैसे संदर्भित है वो देखेंगे, इसीलिए वो चर्चा में है। एसएफबी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी नियमों में किए गए कुछ बदलाव है। तो अब जो पहले हम पीएसएल देखते हैं उसके बाद फिर देखेंगे कि नियम में क्या बदलाव है। ठीक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के बारे में देखें तो इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई। अवधारणा क्या है, तो आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया पीएसएल फ्रेमवर्क बैंकों को बाध्य करता है, ध्यान रखिए ये शब्द, बाध्य करता है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण, जो उसके पास टोटल नेट जो ऋण देने के लिए जो उसके पास बैलेंस है, या एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एनबीसी जो अभी हमने ऊपर समझा था, क्या एक निर्धारित प्रतिशत प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करना होगा। जैसे मान लेते हैं 100 रुपये है तो उसका एक निश्चित प्रतिशत आपको पीएसएल क्षेत्र में देना पड़ेगा। पीएसएल क्षेत्र में क्या है उसको देखते हैं। पहले देखिए एनबीसी में क्या शामिल होता है, तो निवल बैंक ऋण, गैर संविधिक तरलता अनुपात यानी नॉन एसएलआर बॉन्ड में बैंकों का निवेश आदि, ये सब एनबीसी यानी आपका जो टोटल ऋण देने योग्य जो पैसा है उसमें से आपको एक निश्चित प्रतिशत आपको पीएसएल क्षेत्र में देना होगा। अब पीएसएल क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणियाँ है, तो जैसे एग्रीकल्चर आ गया, एमएसएमई आ गया यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आ गया, निर्यात ऋण हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया। ये ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्यात ऋण भी है, शिक्षा भी है और आवास भी है। सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये 3-4 ध्यान रखने योग्य है कि निर्यात ऋण, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा। बाकी तो आप अब प्राथमिकता क्षेत्र यानी कैसे क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहिए ऋण देने के लिए, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसे प्राथमिकता देना चाहिए, जैसे में कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया। तो निर्यात ऋण में क्यों, ताकि निर्यात को प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले। शिक्षा के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, फिर सामाजिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा, इन सभी क्षेत्रों में है। तो ये प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रक है जो इनमें ऋण देने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। पीएसएल के मानदंड किन पर लागू होते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन पे लागू होता है कि आरआरबी, क्योंकि आप अपने पूरे पेमेंट का जो आपके एक्चुअल ऋण है उसका कितना % आप दोगे, तो 75% आप इन पीएसएल क्षेत्र में दोगे और 25% आप अपने हिसाब से दोगे। यानी 75% आपको अनिवार्य है कि इसी क्षेत्र में ही देना है, बाकी 25% जो है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। फिर जो है पीएसबी में भी यानी सभी वाणिज्यिक बैंक में भी कह रहा है कि आरआरबी सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, तो रीजनल रूरल बैंक तो है ही, फिर उसके बाद सभी वाणिज्यिक बैंक भी हो गए कि कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी लागू होता है। लोकल एरिया बैंक, कोई भी ऐसा क्षेत्रीय बैंक है जो ग्रामीण बैंक होगा उस पर तो ये ऑब्वियसली लागू होगा, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात कर रहा है कि कुछ प्राथमिकता क्षेत्रक में। अब कृषि के लिए है तो ये आरआरबी नहीं देंगे तो फिर कृषि में कैसे होगा, क्योंकि वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, ये भी ध्यान रखें कि ये भी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में जो है उनका योगदान होता है। अब ये जैसे कह रहा है वेतनभोगी बैंकों को छोड़कर, तो जैसे मान लो तो कुछ बैंक है जो वेतनभोगी लोगों के लिए ही काम करते हैं कि उनका पैसा जमा करना, निकालना, तो उसको छोड़ करके ऑब्वियसली बात है, उसको छोड़ करके ही बात करेंगे। तो अब जैसे पीएसएल समझ गए, पीएसएल मानदंड किन पर लागू होते हैं, तो आरआरबी, पीएसबी, एसएफबी हो गए, एलएबी लोकल एरिया बैंक हो गए, यूसीबी यानी प्राथमिक सहकारी बैंक हो गए शहरी का। अब नया नियम आरबीआई कुछ तय किया है एसएफबी पर पीएसएल से संबंधित
तो वो देखते हैं। पुराने नियम क्या है कि एसएफबी को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी एएनबीसी यानी जो टोटल ऋण है उसका 75% हिस्सा पीएसएल क्षेत्र को ऋण के तौर पर देना अनिवार्य था। कितना? इसमें भी 75%। और हमने देखा कि रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक को भी कितना देना था? 75%। 40% कृषि सूक्ष्म उद्यम आदि जैसे में, और 35% जो है फ्लेक्सिबल ऋण आवंटन जैसा था। कि आपको इन दोनों में ये 40% तो देना ही था, बाकी 35% भी किसी और में देना था। इस हिस्से का उपयोग जो है एसएफबी उन पीएसएल क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए कर सकते थे जहां उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ था। यानी 40% तो वो अनिवार्य था कि जहां कहेगा वहां, पर 35% में फ्लेक्सिबिलिटी थी कि पीएसएल में ही देना है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रों में दे दो पीएसएल में जिससे आपको थोड़ा उससे लाभ हो जाए। ठीक। नए नियम क्या कहते हैं? वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा कि कुल पीएसएल को घटा करके जो है अब एएनबीसी का 60% कर दिया है। पहले कितना था? 75%। ये बहुत 5 स्टार वाली ये टॉपिक है, बहुत भी है, ये ध्यान रखिए कि कुल पीएसएल को घटाकर 60% कर दिया है, पहले 75% था। अब इसमें जो है 40%, जो पहले 40% था, इसे कृषि सूक्ष्म उद्यम आदि जैसे पीएसएल क्षेत्रकों के लिए अब भी अनिवार्य है। यानी ये पहला प्रोविजन तो सेम है, पर दूसरा जो 35% फ्लैक्सिबल था इससे 15% घटा करके 20% कर दिया, यानी 35 में से 15 गया 20, तो फ्लैक्सिबल यानी अब इसका उपयोग गैर पीएसएल सुरक्षित ऋणों के लिए किया जा सकता है। तो पहले पीएसएल में कितना देता था? टोटल 75, अब 60% में 40% तो फिक्स है कि इसी क्षेत्र में देना है, और 20% के लिए फ्लैक्सिबिलिटी है कि आप पीएसएल क्षेत्र में दो, पर आप अपने हिसाब से कुछ लाभ देख करके दे सकते हो आप। ठीक। तो यही बदलाव है। तो करंट अफेयर्स इतना ही है, बस आप पीएसएल समझ गए कि पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या होता है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, वो पीएसएल समझ गए। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सरफेसी अधिनियम 2002 के बारे में पूछ रहा है। सुर्खियों में क्या हुआ अभी चर्चा में कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में सरफेसी अधिनियम 2002 और सरफेसी नियम 2002 में कुछ विसंगति पाया कि भाई सरफेसी अधिनियम 2002 है और कुछ नियम, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि इसमें तो आप कह रहे हो कि कुछ प्रोविजन है पर इसमें उसका उल्टा हो गया हुआ है, और जबकि इसी नियम के बेस पे अधिनियम तैयार किया गया था। तो ये अब देखा उसमें कि भाई ये विसंगतियाँ क्या है, तो इसी वजह से चर्चा में आ गई कि दोनों एक ही चीज़ है, नियम से ही अधिनियम बना और दोनों में फिर कॉन्ट्राडिक्शन विसंगति आ गई। तो विरोधाभास आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? तो धारा 13(8) 2016 के संशोधन के पश्चात, तो ये जो अधिनियम है, अधिनियम की धारा 13 क्लॉज सब क्लॉज 8 की जो है 2016 में संशोधन हुआ, उसके पश्चात ऐड किया गया। तो इसमें क्या ऐड किया गया? यदि एक बार नीलामी की सूचना प्रकाशित हो जाने पर किसी संपत्ति की, मान लेते हैं एक बार यदि नीलामी की सूचना कि मान लेते हैं आपने बैंक से ऋण लिया, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर दिया आपने कि आप वो चुका ही नहीं रहे हो, 90 दिन से ज़्यादा हो गए, फिर बहुत टाइम तक आप चुका ही नहीं रहे हो, तो वो एनपीए हो गया। तो अब क्या करेगी वो, आपसे संपत्ति वो छीन लिया जाता है और उसकी नीलामी की जाती है। तो उसी के संदर्भ में बात कर रहा है कि एक बार नीलामी की सूचना प्रकाशित हो जाने के बाद उधारकर्ता जो है अपना पूरा ऋण चुकाकर गिरवी रखी गई परिसंपत्ति को पुनः प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार खो देता है। यानी अगर आपसे संपत्ति छीन ली गई और एक बार यदि उसे नीलामी की सूचना प्रकाशित कर दी गई तो आप कुछ भी चाहो तो आपको दोबारा वापस नहीं मिल सकती, आप अपना वैधानिक अधिकार खो देते हो, आप कहीं भी जाओ, ये नहीं प्रोविज़न नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अधिनियम 2002 की 13(8) की धारा में लिखा, बाद में इसे 2016 में संशोधन करके ये जोड़ा गया था। जबकि नियम 8 और 9 क्या कहता है? तो सरफेसी नियम 8 और 9 क्या कहता है कि ये नियम संकेत देते हैं कि नीलामी की सूचना प्रकाशित होने के बाद भी नीलामी की वास्तविक तिथि तक उधारकर्ताओं के पास संपत्ति को छुड़ाने का एक अवसर उपलब्ध रहता है। तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं आपने 10 फरवरी को कह दिया कि नीलामी होगी और प्रकाशित कर दिया 6 फरवरी को कि इस 6 फरवरी को आपने सूचना प्रकाशित कर दिया कि 10 फरवरी को नीलामी होगी। तो उसके बाद 6 फरवरी से ही आप अधिकार खो दिए कि आप अब संपत्ति आपका गया। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि ठीक है 6 फरवरी को तो प्रकाशित हो गए, लेकिन फिर भी इसके पास हक है कि 10 फरवरी तक वो अपना, उसके पास वैधानिक अधिकार, एक अवसर उपलब्ध है कि वो भाई संपत्ति को जितना ऋण लिया था उसको चुका करके और अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। तो ऑब्वियसली विरोधाभास हो गए, एक में कह रहा है कि आप अपना अधिकार खो देते हैं और एक में कहता है कि हाँ अवसर उपलब्ध रहता है। तो अब देखते हैं सरफेसी एक्ट 2002 क्या कहता है, इसका हिंदी क्या है? वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण, यानी अस्थि मतलब संपत्ति, तो वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, ये हिंदी ही पूछा हुआ था 2022 के या 2023 के पीवाईक्यू में, 2024 के ही पीवाईक्यू में ये पूछा हुआ है सरफेसी एक्ट पे। तो क्या कह रहा है कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यानी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002।
तो ये एक्ट कहता क्या है, तो आप इसे सिंपल भाषा में समझो कि ये कानून जो है सरफेसी वाला बैंकों या वित्तीय संस्थानों को अधिकार देता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई बोरोवर लोन नहीं चुकाता है, तो मान लेते हैं लोन नहीं चुका है तो एनपीए बन गया। तो यदि कोई बोरोवर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक जो है बिना कोर्ट गए, यानी बैंक बिना कोर्ट गए उसकी गिरवी रखी संपत्ति जब्त करके बेच सकता है। कि मान लेते हैं कि ये आप हो और ये बैंक है, आपने इससे लोन लिया, कुछ संपत्ति गिरवी रखी, ठीक, जिसको कोलेटरल बोलते हैं, गारंटी बोलते हैं। आपने क्या किया, ये लोन इसको दोबारा वापस नहीं चुकाया, तो बैंक जो है ये बिना कोर्ट जाए, ठीक, कोर्ट नहीं जाएगा, ये जो आपने गिरवी संपत्ति रखी थी एक टाइम लिमिट के बाद इसे बेच देगा, नीलामी कर देगा। तो यही इसीलिए नीलामी वाला ये मामला था। तो ये लाया क्यों गया था, तो अब बैंकों को एनपीए के कारण जो है एनपीए बढ़ रहे थे, कोर्ट के जरिए रिकवरी बहुत स्लो थी। अब मान लेते कोर्ट जाएंगे, फिर वो रिकवरी उसकी बहुत प्रोसेस स्लो हो जाएगी, तो फिर पता चला साल 2 साल 5 साल 10 साल तक रिकवरी नहीं हो रही है, पता चला बीच में ही वो बेच करके कहीं भाग गया। तो इसीलिए सरफेसी अधिनियम लाया गया था। तो अब इसमें दिया क्या क्या है प्रोविज़न वो देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर निष्पादित आस्तियों यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की शीघ्र एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना। ठीक बात है। गैर निष्पादित आस्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, तो बैंकों के ऐसे ऋण या अग्रिमों का एक वर्गीकरण है जिससे पुनर्भुगतान चूक के अधीन है या बकाया है। कि आपने जो मान लेते हैं लोन लिया वो पुनर्भुगतान नहीं किया या अभी तक दिया नहीं है, चूक हो गया हुआ है और आप अब दोगे भी नहीं, आपकी या तो असमर्थता हो गई या फिर आप जानबूझ करके नहीं दे रहे। तो ये बहुत सिंपल सा वो लाइन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। कोई ऋण बकाया तब कहलाता है जब मूलधन या ब्याज के भुगतान में देरी होती है। सही बात है कि बकाया तब कहलाएगा जब चाहे आप मूलधन या ब्याज दे ही नहीं रहे हो या उसमें चूक हो जाती है। कोई ऋण गैर निष्पादित आस्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आस्ति मतलब संपत्ति, तब माना जाता है जब ब्याज और या तो ब्याज या मूलधन या ब्याज और मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक विलंबित रहती है। अब ये टाइम ध्यान रखें, एनपीए तभी माना जाएगा जब या तो मूलधन या ब्याज या मूलधन प्लस ब्याज 90 दिनों तक आप नहीं देते, कि आपने ले लिया और 90 दिन तक आप चुका ही नहीं रही हो, ब्याज भी नहीं दे रहे, मूलधन भी नहीं दे रहे, तो वो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। की किसके लिए, तो बैंक के लिए वो हो जाएगा। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं बात करें कौन, तो सरफेसी अधिनियम 2002 एनपीए का वर्गीकरण और नोटिस, एनपीए का वर्गीकरण करता है और नोटिस के संबंध में बात करता है क्या ये, तो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणों को एनपीए में वर्गीकृत किया जाता है कि कौन सा ऋण एनपीए है और कौन सा नहीं है। कानूनी कार्रवाई से पहले उधारकर्ताओं को 60 दिनों का डिमांड नोटिस मांग पत्र देना अनिवार्य होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि एक तो एनपीए को वर्गीकरण कर दिया, दूसरा यदि आप मान लेते हैं आपके पास संपत्ति गिरवी रखी हुई है बैंक के पास, तो बैंक को यदि कार्रवाई करना है तो वो क्या कहेगा, पहले जो उधार करता है उसको 60 दिनों का डिमांड नोटिस यानी मांग पत्र देना अनिवार्य होता है, देगा, उसके बाद वो संपत्ति की नीलामी करेगा। वसूली की प्रमुख विधियाँ की बात करें तो अब मैं मान लेते हैं कि 60 दिन में वो नहीं आया या फिर वो नहीं चुकाया, तो अब तो नीलामी की बात हो गई। तो अब उसकी वसूली कैसे करेगा संपत्ति की, तो प्रतिभूतिकरण पहला यानी सिक्योरिटाइजेशन, इसमें उन परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदलकर, यानी परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदलकर निवेशकों के बीच जोखिम का वितरण किया जाता है ताकि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली में जोखिम को कम किया जा सके। तो पहला काम क्या किया गया, जो आपकी परिसंपत्ति है उसे बेचने योग्य बनाया गया, यानी व्यापार योग्य करने के लिए प्रतिभूति में बदला गया। ठीक। दूसरा है आस्ति निर्माण यानी संपत्ति का पुनर्निर्माण। यह अधिनियम जो है आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनीज यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के गठन का प्रावधान करता है। यानी यही कौन सा, सरफेसी अधिनियम, यह अधिनियम जो है आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित। एआरसी किसके द्वारा पंजीकृत और विनियमित होता है, तो आरबीआई द्वारा, ये ध्यान रखें, आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के गठन का प्रावधान करता है। एआरसी एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से एनपीए या बैड एसेट खरीदती है। ध्यान रखें, एआरसी का काम क्या है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जिनका संपत्ति एसेट जो क्या हो गया है, एनपीए हो गया है या बैड एसेट हो गया है, उसको बाई करेगा ताकि वे अपनी बैलेंस शीट वित्तीय विवरण को साफ कर सके। कौन, तो बैंक। अब जैसे मान लो बैंक से ये क्या खरीद दिया, एनपीए या बैड एसेट खरीद लिया, तो इसके बदले में कुछ पेमेंट करेगा। तो अब बैंक को मान लेते हैं पूरा नहीं मिला, कुछ तो मिला, तो उससे जो उसका बैलेंस शीट है उसमें जो एनपीए था अब वो एनपीए को काट देगा, अब उसकी बैलेंस शीट साफ हो जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगी। एआरसी जो है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित होती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ध्यान रखें, एक है 1956, एक है 2013, तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित होती है और सरफेसी अधिनियम के तहत आरबीआई में पंजीकृत होती है। यानी निगमित किसके तहत होती है, कंपनी पंजीकृत किसके तहत होती है, तो कंपनी अधिनियम के तहत, और आरबीआई में ये पंजीकृत होती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें
तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। तो ये क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC। अब आप देखो ARC और NL लगा दिया, यानी नेशनल लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ही, पर नेशनल और लिमिटेड लगा दिया, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक, तो ध्यान रखें ये ARC, N और L। इसमें जो है ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए होता है, यानी सरकारी बैंकों के लिए होता है, जिसमें 51% हिस्सेदारी किसका होता है, पब्लिक सेक्टर बैंकों का होता है इसमें, सरकार का। तो ये काम, और ये संपत्ति वसूली का काम किसके लिए करता है, प्रायः करता है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। जबकि इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL, इसमें जो है ये प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के लिए कार्य करता है संपत्ति वसूली करने का। ठीक, न्यायालय मुक्त प्रवर्तन। अब देखते हैं धारा 13 के तहत जो है सुरक्षित ऋणदाता, यानी धारा 13 किसके, तो अधिनियम, सरफेसी अधिनियम के धारा सेक्शन 13 के तहत जो है सुरक्षित ऋणदाता जिनके पास परिसंपत्ति गिरवी है, न्यायिक स्वीकृति के बिना कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। अब जैसे मान लेते कोई वित्तीय संस्था या बैंक के पास आपने जो संपत्ति गिरवी रखा है, तो वो कौन सी संपत्ति, तो कृषि भूमि को छोड़ करके संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं, नीलामी कर सकते हैं। वो भी किसके, तो न्यायिक स्वीकृति के बिना, ध्यान रखें, कोर्ट जाए बिना, वो हमने समझा ही ऊपर देखा। केंद्रीय डेटाबेस की बात करें तो वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेन देन के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की गई है कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेन देन के क्या क्या कैसे पंजीकरण है, उसके लिए केंद्रीय डेटाबेस है, एक रजिस्ट्री की स्थापना की गई है। उधारकर्ता के पास क्या अधिकार है कि आपने उधारकर्ता हो गए, आपने लोन नहीं चुकाया, तो आपके पास भी तो कुछ अधिकार है। तो उधारकर्ता जो है ऋणदाता या अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऋण वसूली अधिकरण की शरण ले सकते हैं। कहाँ, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT में जा सकते हैं आप। तो अब जैसे मान लेते हैं आपके पास एक तो अधिकार हो गया कि आप DRT में जाए, फिर DRT से वहाँ खुद कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। ऐसे DRT की स्थापना जो है ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। ध्यान रखें, DRT की स्थापना किसके तहत की गई है, ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम। जबकि ARC की स्थापना किसके तहत है, तो सरफेसी के तहत की गई है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। इस टॉपिक आर्टिकल की सरफेसी अधिनियम 2002 से रिलेटेड क्या क्या मुद्दे था, कि अभी कौन से नियम और कौन से अधिनियम में विवाद चल रहा था, उस विवाद से हमने सरफेसी के पूरे प्रोविज़न देख लिए, NPA देख लिया कि कैसे कैसे क्या होता है, RBI से कैसे रिलेट करता है, वो सब देख लिया। फिर कुछ ARC कंपनी देखे जिसमें NARCL है और IDRCL है। ठीक, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये हमारा आर्टिकल खत्म हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करें तो कुछ छोटे छोटे कीवर्ड है जिसको अब हम देखेंगे और बहुत तेज़ी से चलेंगे आराम से इसमें। स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क, ये तो हम स्विफ्ट के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये मैसेजिंग सिस्टम होता है। भारतीय बैंकों ने स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क ISO 2022 को तेज़ी से अपनाया। ये एक नाम है, स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क है, उसको तेज़ी से अपनाया, इसीलिए करंट में है। ISO 2022 वित्तीय जानकारी के लिए एक ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ठीक, तो इसी वजह से ये करंट में है कि भारतीय बैंकों ने स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क है एक, उसका नाम है ISO 2022 को उसको बहुत तेज़ी से अपनाया है। अब समझते हैं स्विफ्ट के बारे में है क्या। तो स्विफ्ट से आशय है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी एक सोसाइटी है फॉर वर्ल्ड वाइड के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इंटर बैंक का क्या मतलब है कि दो बैंकों के बीच फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ध्यान रखिए, इसके मीनिंग से ही पता चल गया, टेलीकम्युनिकेशन संचार सुविधा के लिए है, ये पैसा ट्रांसफ़र करने की चीज़ें नहीं है, ये मैसेजिंग फ्रेमवर्क है, यानी टेलीकम्युनिकेशन। ठीक, किससे रिलेटेड, तो वित्त से रिलेटेड, इंटर बैंकों के बीच में। मान लेते हैं अब ये बैंक है, अब जैसे यहाँ दिया हुआ है ये बैंक A बैंक B, ये बीच में एक संस्था है, इस बैंक ने इसको क्या किया, कुछ हस्तांतरण किया, अब ये इसे हस्तांतरण कर देगा मैसेज के माध्यम से कि आपके अकाउंट में इतना पैसा डालना है, अब इसे भेज दिया। तो ये स्विफ्ट मैसेजिंग वो फ्रेमवर्क है टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से। स्थापना कब की गई थी, तो 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों द्वारा। अभी हाल ही में हमने देखा होगा कि USA ने रसिया को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया, क्योंकि USA का उस पर प्रभुत्व है स्विफ्ट प्रणाली पे। तो स्थापना 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों द्वारा। मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम। ठीक, उद्देश्य क्या है, तो सीमा पार वित्तीय संचार को, यानी सीमा पार वित्तीय संचार को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना, वित्तीय संचार टेलीकम्युनिकेशन। अब जैसे नोट, इसके कुछ स्पेशल जानकारी दिया हुआ है एक्स्ट्रा कि ब्रिक्स पे जो है एक प्रस्तावित सीमा पार भुगतान प्रणाली है। जैसे ये क्या है, सीमा पार वित्तीय संचार है, उसी तरीके से ब्रिक्स पे का क्या है, एक प्रस्तावित सीमा पार भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्या है, स्विफ्ट पर
निर्भरता को कम करते हुए ब्रिक्स सदस्य देशों के मध्य व्यापार और वित्तीय लेन देन को सुगम बनाना है। तो ये लेन देन को सुगम बनाने की बात कर रहा है। और स्विफ्ट क्या है, ये मैसेजिंग फ्रेमवर्क है ये, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आर्टिकल है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2018 में संचार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के डाक विभाग के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाले भुगतान बैंक के रूप में की गई थी। किसका? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का। 2018 में संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाले भुगतान बैंक के रूप में की गई थी। अब भुगतान बैंक ऐसे विशिष्ट वित्तीय संस्थान होते हैं जिन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग पहुंच वाली आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित किया जाता है। यानी भुगतान बैंक का काम क्या है? तो बैंकिंग सुविधाओं से जो वंचित है और कम बैंकिंग पहुंच वाली ऐसी आबादी को वो बुनियादी सुविधाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रत्येक नागरिक के द्वार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। जैसे आप समझते होंगे गांव में कैसा होता है ना कि ये गांव है, अब गांव में लोग पढ़े लिखे तो कम रहते हैं, तो वहाँ उनको बैंक के बारे में जानकारी नहीं है, तो एक एजेंट जाता है, कभी आधार कार्ड से, कभी कुछ तरीके से पैसे निकाल के देता है, कुछ काम करता है इस तरीके से, तो वो एजेंट वाला मामला इसी के तहत ही होता है। प्रदत्त सेवाएं की बात करें तो बचत या चालू खाता यानी सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये क्या होता है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है? तो जैसे मान लेते अभी प्राइम मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट जो है किसानों को 2000 रुपये देती है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में, जनधन खाता अकाउंट में चला जाता है, तो वो DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो लाभ है वो बीच में बिचौलियों को ना यूज करके डायरेक्ट सीधे सरकार से किसान के पास चला गया। और बचत खाता, चालू खाता तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट होते हैं। बिल और उपयोगिता भुगतान तथा ऋण यानी बिल और जो यूटिलिटी भुगतान होता है उसका तथा ऋण देना। बीमा आदि जैसे तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी उत्पादों तक पहुंच प्रदान करता है, ये वैसी सेवाएं देता है। यह जो है 2 लाख रुपए तक की बैंक जमाएं स्वीकार कर सकता है और धन अंतरण यानी मनी ट्रांसफ़र व बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। किंतु यह ऋण नहीं दे सकता, ध्यान रखें, ये ऋण नहीं दे सकता है। ये 2 लाख रुपए तक की जमा स्वीकार करेगा, वही जमा आपको दे भी देगा, लेकिन ऋण नहीं दे सकता है ये, और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। अगर ऋण नहीं देगा तो क्रेडिट कार्ड कैसे जारी करेगा ये, ठीक। नेक्स्ट है हमारा PCA फ्रेमवर्क। ये क्या है PCA फ्रेमवर्क? तो लगभग 500 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक यानी प्राथमिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1 अप्रैल 2025 से RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क के दायरे में आ गए हैं। यानी लगभग 500 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक 1 अप्रैल 2025 से RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, RBI का एक पहल है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के दायरे में आ गए हैं। तो अब जैसे PCA का काम क्या होता है? यही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कि बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करना, कि बैंकों का वित्तीय स्वास्थ्य, उसका कितना पेमेंट आया गया, ध्यान रखना कि NPA ज़्यादा ना हो, रिस्क वेट ज़्यादा ना हो उसका, तो ये सब ध्यान रखता है उसका। PCA फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2022 में और शहरी सहकारी बैंकों के लिए जुलाई 2024 में PCA फ्रेमवर्क को लागू किया था। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2022 में, शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2024 में और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2025 में। UCB के लिए यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी शहरी सहकारी बैंकों के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के बदले PCA फ्रेमवर्क लागू किया गया है। UCB के लिए पहले क्या था? सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, अब क्या कर दिया? तो PCA फ्रेमवर्क लागू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो समय रहते पर्यवेक्षी उपायों को लागू करना, UCB को आर्थिक संकट से निपटने हेतु उपायों को लागू करने के लिए बाध्य करना। क्या कुछ आर्थिक संकट है, उससे निपटने के लिए कुछ उपाय देगा तो बाध्य कर देगा कि आप लागू करो ही करो, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति को फिर से ठीक हो सके। किन बैंकों पर लागू होता है? तो Tier 2, Tier 3 और Tier 4 श्रेणियों के सभी सहकारी बैंकों के, ठीक। ये कुछ क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि Tier 2, Tier 3, Tier 4 वाले क्षेत्र में। फ्रेमवर्क के तहत निगरानी के प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो जैसे पूंजी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता, इन सभी की निगरानी करेगा। कार प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी का कुल जोखिम भारित अस्थियों के से अनुपात है। तो कार हमने समझ लिया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात, या करार CRAR होता है। तो ये जो है कि वही आपके पास बैंक की जोखिम के लिए आप कितनी संपत्ति आपने सेव करके रखते हो, कि कभी अगर जोखिम हो गया लोन आपका तो फिर आपके पास कुछ सेविंग्स होने चाहिए। जैसे मान लो अपने लिए कुछ सेविंग्स करके रखते हो कि कभी कुछ बीमारी वगैरह आ गया, कुछ अचानक आपदा आ गई तो आप वो खर्च कर सको। तो उसी तरीके से बैंक को भी सेव करके रखना पड़ता है कि कभी अचानक कुछ ऐसे दिक्कत हो गए तो उसके लिए वो कुछ सेफ्टी होनी चाहिए उसके पास। तो इसे पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात यानी करार भी कहा जाता है। तो कार को करार भी कहा जाता है, ध्यान रखें सेम है दोनों।
फिर लास्ट है हमारा वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत यानी FRI। इसे मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है? तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक 2025 में दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक जोखिम आधारित पैमाना है। किस आधारित? तो जोखिम आधारित, नाम से ही पता चल रहा है। जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। किसको वर्गीकृत करता है? तो किसी मोबाइल नंबर को कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में एक मध्यम, उच्च और बहुत उच्च जोखिम का। ठीक है। यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के एक पोर्टल है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, और दूरसंचार विभाग के चक्षु मंच तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारी सहित विविध हितधारकों से प्राप्त इनपुट का परिणाम है। यानी इन सभी से डेटा निकालता है, उसके बेस पे ये रिपोर्ट जारी होता है कि किसका मोबाइल नंबर में ज़्यादा धोखाधड़ी के मामले में सेंसिबल है, नहीं है, कौन सा मध्यम है, वो धोखाधड़ी के मामले में कौन सा ऊँच है, किसका मोबाइल नंबर बहुत जोखिम में है, तो ये डिसाइड करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखें बस कि दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम लॉन्च किया गया है। और किस चीज़ से रिलेटेड है? तो मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जांच करता है कि मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहला टॉपिक जो हमने देखा था। एक सेकंड जाते हैं पहले टॉपिक पे। हाँ, तो हमने बैंकिंग और मौद्रिक नीति का हमने 2 लेक्चर में कवर कर लिया। लेक्चर थोड़ा डिटेल्ड हो गया। डिटेल्ड इसलिए हो गया कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी और स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ी लेट होगी ही। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वित्त और कराधान करेंगे, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, वित्त और कराधान। तो अब आपका काम क्या है कि इससे रिलेटेड आप स्टैटिक्स जो देखो, स्टैटिक्स पढ़ो, और जो करंट है वो बस करंट की चीज़ें ध्यान रखो कि जो 2 से 3 लाइन है बार बार वही रिवाइज करो करंट की। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप वीडियो देख लिए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आपको बार बार अगली बार पूरा रिवाइज करने की नीड नहीं है। बस वो 2 से 3 लाइन की जो करंट है वो देखो कि चर्चा में क्यों था, और चर्चा में था तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट का मतलब क्या है कि यदि कोई टॉपिक चर्चा में है, करंट में है, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही तो करंट का इंपॉर्टेंस है ना। तो ये हो गया। अगली बार जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वित्त और कराधान पढ़ेंगे, जिसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व, ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वित्तीय बाजार और भुगतान प्रणाली। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल से नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो आप सभी यहाँ तक बने रहे, अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।